आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे फेज में कल यानी 7 मई को 10 सूबों और एक यूनियन टेरिटरी की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हालांकि इससे पहले 95 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन सूरत में बीजेपी की अनअपोज्ड जीत और खराब मौसम के चलते जम्मू कश्मीर की एक सीट पर चुनाव टालने की वजह से अब कुल 93 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक तीसरे फेज में कुल 1352 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 1229 मर्द और 123 यानी सिर्फ 9% ख्वातीन औरतें ही तीसरे फेज में मैदान में उतरी हैं या अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बात अगर मुद्दों की करें तो तीसरे फेज तक आते आते असल मुद्दे दम तोड़ चुके हैं, जबकि अवामी मुद्दों की जगह अब हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर ज्यादा बात हो रही है। आज बेबाक मुंसिफ में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और तीसरे फेज की बात होगी। साथ ही जनता से जुड़े असल मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पहले फेज तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि बात असल मुद्दों से हट करके दूसरे मुद्दों पर आ गई। और ये भी बात करेंगे कि तीसरे फेज के लिए कौन सी पार्टी कितनी तैयार है और किस तरीके से मुद्दे जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता असल मुद्दे वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। बहरहाल इस पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से पवन पटेल साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अश्विनी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले तमाम मेहमानों को बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो चैनल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबे की ज़रूरत ना तो हमें है और मगर कई बार हम देखते हैं कि गेस्ट जो हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, वो सवाल पूछने पर भी नाराज़ हो जाते हैं। अगर उनसे सप्लीमेंट्री सवाल किया जाता है तो उस पर भी नाराज़ होते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब एक मेहमान बोल रहा हो तो दूसरा मेहमान बगैर किसी बात के, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो ना टोके, किसी दूसरे को गौर से सुने, ताकि जब आपका मौका है आपको भी सब मेहमान या सब पैनलिस्ट वैसे ही सुने। और कई बार अगर आपसे सप्लीमेंट्री सवाल किया जा रहा है तो उसको भी सुने, उस पर नाराज ना हो, गुस्सा ना करें, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। हमारे पैनलिस्ट कई बार जो है वो नाराज हो जाते हैं सवाल पूछने पर, दोबारा सवाल पूछने पर। बहरहाल तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं और पहला सवाल खेमचंद शर्मा जी आपसे ही हम लेंगे। किस तरीके से तीसरे फेज तक आते आते जो मुद्दे थे वो बदलते गए, एक के बाद एक, फिर दूसरा मुद्दा आया, फिर तीसरा मुद्दा आया, पाकिस्तान भी आ गया था और आज तो एक बहुत बड़ी बात कह दी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जो कांग्रेस के लीडर थे पहले। अभी हालांकि मेरा ख्याल के वो ऑफिशियली वो बीजेपी तो ज्वाइन नहीं की उन्होंने, मगर ये है कि वो बयान जो है लगातार दे रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले बीजेपी के दफ्तर भी गए थे, वहां पर भी बोले थे वो। आज वो कह रहे थे कि अगर इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बन गई, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो जैसे शाहबानो का केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था पार्लियामेंट में, वैसे ही राहुल गांधी भी कर सकते हैं। तो मुद्दे कहां से शुरू हुए थे और कहां पहुंच गए, क्या कहेंगे खेमचंद शर्मा जी? देखिए, जो कांग्रेस की सोच है वो हमेशा बार बार सामने आ रही है। वो सोच है सनातन विरोधी सोच, वो है जो भारत की जो मूल संस्कृति है, सबसे पुरानी संस्कृति है, उसके विरोध की सोच। और ये सोच बार बार चन के बाहर आती है। जिस तरीके से वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो पूजा पाठ करते हैं या अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनसे तू तड़ाक कहते हैं कि द्वारिका में समुद्र के नीचे जाके नाटक नौटंकी कर रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का और हिंदुओं के अलावा और भी जो भारतीय हैं, उनका ये विश्वास है कि द्वारिका वहां पे थी और द्वारिका जलमग्न हो गई। और नीचे अभी साइंटिफिकली भी बहुत सारे लोगों ने जो डाइविंग की है वहां पे अवशेष मिले हैं। वहां बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिससे पता चलता है कि वहां पे नगरी थी। अगर वहां वो पूजा पाठ करते हैं और ऐसी डाइविंग या ऐसे ही समुद्र के नीचे और भी देशों में लोग, हमारे खुद के लाखों की संख्या में लोग जाते हैं बाहर पर्यटक बन के, वहां करते तो उसको नाटक नौटंकी कहते हैं। तो मतलब उनको सनातन की ना परंपरा के लिए ना ही कोई सम्मान है और ना ही उनकी कोई जानकारी है। वैसे ही आज उन्हीं के नेता ने, ये आचार्य जी ने बताया, जो उनके सलाहकार भी रहे, प्रियंका जी के सलाहकार रहे, काफी वरिष्ठ नेता रहे, प्रवक्ता रहे, उन्होंने भी बोला है कि साफ साफ राहुल गांधी जी ने अपने जो क्लोज एसोसिएट है या क्लोज मीटिंग है उसमें बोला था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो जिस तरीके से शाहबानो के केस को हमने पार्लियामेंट में पलट दिया था, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको हमने पलट दिया था, वैसे ही हम एक मजबूत एक आयोग बनाएंगे और उस आयोग के माध्यम से हम इसके डिसीजन को पलट देंगे और राम मंदिर को तोड़ के फिर से हम मस्जिद बनाएंगे। ये बात बहुत बड़ी बात है। आप पवन जी से इसका जवाब लेंगे, ठीक है? मैं चाहता हूँ बहुत बड़ी चीज है। अगर ये उनको लगता है कि भाई उन्होंने ऐसा नहीं बोला तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, खंडन करना चाहिए। अगर ऐसा बोला है तो भी उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। आपको हिंदू और भारत की संस्कृति से इतनी नफरत क्यों? पवन जी जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो बहुत क्लियर है,
चूंकि वो बयान तो मैंने भी सुना था राहुल गांधी का, जिसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर को तू तड़ाक से बात कर रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर का एक ओहदा है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट नहीं है बल्कि इस मुल्क के चुने हुए प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो जाहिर तौर पर उनके लिए जब हम बात करते हैं या कोई भी लीडर बात करता है, मगर हमने देखा था 2019 में भी ऐसे ही कई बार इस तरह के मतलब अल्फाज का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी ने। और वही राहुल गांधी जो उस वक्त कह रहे थे कि मेरे दिल में प्राइम मिनिस्टर के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए कोई नफरत नहीं है, बहुत मैं इज्जत करता हूं, प्यार करता हूं, उनके गले पार्लियामेंट के अंदर उनके गले लगे थे, मिलने की कोशिश की थी। हालांकि कुछ लोगों ने उसको गले पड़ना भी बोला था। मेरा सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनका दीन है या जो मजहब है या जो भी उनका धर्म है या जो भी वो करना चाहते हैं, अगर वो कर रहे हैं तो उसके ऊपर बार बार सवाल क्यों उठाए जाते हैं, बार बार क्यों सवाल उठाए जाते हैं। दूसरी बात खेमचंद शर्मा जी ने कही है, खैर वो तो बयान मैंने ना सुना ना कहीं पढ़ा, ना तो किसी नेता के मुंह से वो सुना, ना कहीं किसी भी साइट पर मैंने पढ़ा, ना टेलीविजन पर देखा कि भाई ऐसा कुछ बोला है कि हम ऐसा कानून लेकर के आएंगे और वो फैसला पलट देंगे। क्या सफाई देंगे इस पूरे मामले पर आप? देखिए, मेरा निवेदन आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों में बहुत बड़ी महारत हासिल है। भारतीय जनता पार्टी से जब हम कहते हैं कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर है, सरकार है और हम जनता है, विपक्ष है, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि इनको हम सही रास्ता दिखाने का काम करें। जो वादे किए थे, जो झूठ बोला था, जो बतौलेबाजी की थी, अगर आज वो पूरी नहीं हुई तो हमको तो बार बार कहना ऐसा थोड़ी कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दे दी, अब उन गारंटी को पूरा नहीं करेंगे तो हम बार बार प्रश्न नहीं उठाएंगे। हमें बार बार प्रश्न उठाना चाहिए, हमें बार बार बोलना चाहिए। इनकी फितरत बड़ी है, हम इनसे विकास की बात करेंगे, इनसे काम की बात करेंगे, इन्होंने जो गारंटी दी है उसकी बात करेंगे तो ये धर्म में ले जाएंगे। अरे धर्म में देखिए, राम मंदिर का ताला सबसे पहले राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के फैसले के तहत हुआ है। हमारी लोग की सिर्फ आफत इतनी थी कि राम मंदिर पूजा पाठ जो धर्म सत्ता के प्रधानमंत्री शंकराचार्य होते उनका रोल करना चाहिए। मोदी जी उनका रोल भी खुद निभाने के चक्कर में थे। हम लोग को आपत्ति इतनी थी। बाकी ये दूसरी आपत्ति थी कि जो इस तरह प्रचारित कर रहे हैं कि 22 तारीख को राम का प्रवेश भारत में मोदी जी ने कराया था, उसके पहले राम थे ही नहीं, जबकि राम रोम रोम में थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो प्रचारित करती है, जो बड़े बड़े इवेंट दिखाती है, तो वो हमारा फर्ज है कि हम उससे बात करें। आज ये बात करते हैं, हम कहते हैं भाई गारंटी की बात करेंगे, डबल इंजन की सरकार की बात करेंगे। हम बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 10 गारंटियों को सबसे ज्यादा प्रसारित किया, आदरणीय मोदी जी, ऐसा कोई भाषण नहीं जिसमें उन गारंटियों का जिक्र ना किया हो। आज उन गारंटियों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार। हर झूठ देखिए, 100 दिन में काला धन, हर साल 2 करोड़ बेरोजगार। मतलब ये ऐसे जुमले देकर के आए हैं और आज फिर से लोग उसी तरह से तन्मयता के साथ नए झूठ, नए पैकेज में लेकर के आ गए। पुरानी गारंटियों को क्या हुआ पता नहीं। अब बोल रहे 400 पार। अरे 400 पार क्यों चाहिए भाई आपको? आपका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है, आपका विश्वास प्रजातंत्र में नहीं है। इनके कई नेताओं ने जो इंडिकेशन दिया है, हम संविधान को बदलना चाहते, संविधान को बदलने के लिए 400 पार चाहिए इनको। बाकी अगर काम करना होता, जो गारंटियां ली थी, जो वादे किए थे, कर देते 2014 के बाद। तो लानत है आज के बाद आज तक। पवन पटेल जी, अगर कोई पार्टी कोई टारगेट सेट कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? राजस्थान के जब अभी असेंबली इंतखाबात हो रहे थे, जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे, वहां पर भी अशोक गहलोत ने एक लंबा चौड़ा जो है टारगेट रखा था। हर पार्टी टारगेट रखती है कोई ना कोई। अब वो उतनी सीटें आए ना आए एक अलग बात है, मगर टारगेट रखने में किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? जी, मेरे को दिक्कत कोई नहीं है। टारगेट रखिए, लेकिन सही रास्ते से चलिए ना। अपनी लाइन को बड़ा करते हुए टारगेट चलिए, दूसरे की लाइन को मत मिटाइए। इंदौर में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में 10-10 लोग कैसे निर्विरोध निर्वाचित हो गए, सूरत में क्या हो गया, खजुराहो में क्या हो गया, इंदौर में क्या हो गया। तो मेरा निवेदन है कि उस टारगेट को पूरा करने के लिए प्लान बी को नहीं लागू करना चाहिए। लोकतांत्रिक रवैये को अपनाते हुए आप पूरा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर सूरत में जो हुआ, देखिए साहब, सूरत में जो हुआ वो ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई वो बीजेपी ने ऐसी चाल खेली या की, मगर आपके जो लीडर्स हैं, जिनको आपने टिकट दिया था या जिनको आप टिकट दे रहे हो, वो तो पूरी में भी एक ने टिकट लौटा दिया, फिर किसी दूसरे उम्मीदवार को उतारा। वहां पर उसने कहा कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, पार्टी की तरफ से फंड नहीं मिल रहा इलेक्शन लड़ने की वजह से। मगर सूरत में जो कुछ हुआ, आपका ही वो नेता था, आपके ही नेता ने वो टिकट लौटाया। क्या मजबूरी रही होगी, क्या खेल हुआ पर्दे के पीछे से, वो जाने। मगर बात यह है कि आप भी तो, कांग्रेस भी तो अपने लीडर्स को चुनने में मतलब कहीं ना कहीं वो एहतियात बरते। जो बहुत मजबूत लीडर्स हैं उन्हीं को मैदान में उतारे, जो डिग ना सकें, जो डर ना सकें, उनको मैदान में उतारे। तो इसमें खाली बीजेपी को ही मतलब जो है वो आप इल्जाम लगाएंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? पवन जी,
हम तो एक नॉर्मल बात करेंगे, हमारा कोई कार्यकर्ता होगा जो संविधान हित में देश में बात कर रहा होगा, हम तो उसी को टिकट देंगे। हाँ खेमचंद जी, ठीक है, खेमचंद जी जवाब दे रहे हैं। हाँ खेमचंद जी बोलिए। देखिए, आपने एक स्टैंडर्ड तय किया था कि एक आदमी बोले तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं बीच में बोला नहीं। हाँ पवन जी एक बार बोलने दीजिए, सुन लीजिए खेमचंद जी को। पवन जी सुन लीजिए। हाँ जी। देखिए, पवन जी ने कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों को 400 सीटें चाहिए। हाँ। पवन जी, हम लोग 2014 में जब जीते थे, हमारे पास पूर्ण बहुमत था और एनडीए के साथ मिला के हम लोग आराम से 330 335 तक पहुंचते थे। और 19 में भी हम लोगों ने 300 पार तो अपने आप ही किया और एनडीए के साथ मिलकर हम आराम से 350 के आसपास नंबर था। और दोनों बारी हमारे पास संविधान बदलने के लिए ताकत थी, लेकिन हमने उस ताकत का उपयोग किया एम्पावरमेंट के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बहनों को हक दिलाने के लिए हमने रिजर्वेशन दिया। हमारी माइनॉरिटी की जो बहनें हैं वो पीड़ित थी, उनको ट्रिपल तलाक जैसी जो एक कुप्रथा कह सकते हैं उससे हमने निजात दिलाई, 370 हटाने के लिए। तो हमने संविधान का स्वरूप चेंज नहीं किया और अब तीसरी बार भी आएंगे तो आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिव काम के लिए करेंगे। लेकिन आपने संविधान के मूल भाव को भी चेंज किया और लोग इंडियन संविधान की जगह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जगह इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन बोलने लग गए। जितना आप लोगों ने चेंज किया उतना किसी ने नहीं किया। आपने सस्पेंड भी किया, आपने लोगों को जेल में भी डाला। तो आपकी नीति और नियत तो आपकी खराब है, हमारी नहीं है। चलिए, हम तो अगर हमें चेंज करना होता है तो हम दोनों बार कर चुके होते। काम करते हो तो आएंगे आप दोनों के पास वापस आएंगे, चूंकि दो गेस्ट और हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, वो भी अपनी बात रखेंगे। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है, क्या कहेंगे साहब? तीसरे फेज के लिए कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। जाहिर तौर पर ये एक के बाद एक जो है वो फेज जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे भी मतलब जो असल मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं पीछे हटते जा रहे हैं, दूसरे मुद्दे आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिनके ऊपर नहीं होना चाहिए था। ऐसी भाषा या ऐसी जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मौजूदा वक्त में तो कतई सही नहीं है। क्या कहेंगे? यहां तक आते आते, तीसरे फेज तक आते आते कैसे मुद्दे पलटे? चुनाव पहले भी मुद्दों पे हो रहा था जी, और चुनाव आज भी मुद्दों पे हो रहा है। हाँ चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से ये 10 साल के बाद का चुनाव है जी। 10 साल की सरकार को देखने के बाद चुनाव हो रहा है। हाँ 2014 देखा, 2019 देखा। अब जनता सब कुछ समझ चुकी है, अंदर क्या है बाहर क्या है। और जब पहला फेज का चुनाव हो गया और माननीय मोदी जी को समझ में आया कि बड़ा टफ चुनाव हो गया है, जितना बड़ा मुश्किल है, नैया पार लगना मुश्किल है, तब वो उन्होंने मुद्दों को हटा करके और जो है अपने तरह की इधर उधर की बात शुरू कर दी। उनके स्तर में गिरावट आ गई और जो है विश्व स्तर पर लोग चौंक गए कि इतना स्तर में गिरावट क्यों आ गई। कि उन्होंने यहां तक कि जो है ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला और जो है घुसपैठिया तक बोल दिया। उस पर भी जब कुछ असर नहीं हुआ, दूसरा फेज भी खराब गया और लगातार जनता में हालत खराब होती जा रही है, पतली होती जा रही है, मुद्दों से लोग हट नहीं रहे हैं। तो अब जाकर के यहां तक के बोल दिया मोदी जी ने कि राम मंदिर हटा करके लोग अस्पताल बना देंगे। अब ये एक बचकानी और जो है निहायत शरारती बात है और इस बात को कौन हजम कर पाएगा? तो आज पूरा देश, जब हमारे उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने प्यार मोहब्बत से इसको एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। आज इतने भावपूर्ण तरीके से आज वो जो है राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। देश का पैसा लगा है, देश ने बनवाया है, कोई आपने नहीं बनवाया है। साफ बात है, शंकराचार्य तक को नहीं लाया गया उसमें, इतनी बड़ी लापरवाही की गई। हमारी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। ये अलग बात है कि आप उसका फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन फायदा लेने के लिए इतना नहीं अस्तर गिराना चाहिए। नंबर एक ये। नंबर दो, जो बन गया उसका जब पूरा देश स्वागत कर रहा है तो उसमें कौन सी विवाद है नहीं। अब विवाद पैदा करना चाहते हैं, विवाद पैदा करना चाहते हैं। ये विवाद के बगैर जी नहीं सकते, विवादों के बगैर इनका जीवन नहीं है। ये मुद्दों पे हार गए हैं और ये चुनाव बुरी तरह खेमचंद जी आऊंगा, अश्विनी जी सभी एक बोले रहते हैं रिएक्शन जी। तीसरा फेज जीतने जा रहे हैं, ठीक है, और तीसरा फेज भारी भरकम फोटो जीतने जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी विदाई है। अभी देखिए अभी तो 4 जून तक तो सारे कयास हैं कि साहब पहले फेज में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या कुछ होगा। ये सब कयास हैं कि बीजेपी पीछे पिछड़ गई, दूसरी पार्टी आगे बढ़ गई, ये सब कयास है। 4 जून को ही असल में फैसला होगा, 4 जून को ही रिजल्ट्स आएंगे। तब तक तो जाहिर तौर पर कयास आराइयां होती रहेंगी, ये सब चलते रहेंगे, अपने लोगों के अंदाजे हैं। अश्विनी मिश्रा जी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए पहले फेज के
19 तारीख को जैसे ही चुनाव हुए तो उसके 2 दिन बाद ही राजस्थान में बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई। जैसे अभी अशोक जी ने भी उनका जिक्र किया कि घुसपैठिया भी बता दिया, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, और ना जाने कौन कौन सी बातें हुई हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ थोड़ा सा, जो हमारे व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, वो समझना चाहते हैं कि असल में पहले फेज से अब तक तीसरे फेज तक ये किस तरीके से करवट लेते गए असल मुद्दे, क्या अभी भी असल मुद्दों पर ही टिका हुआ है ये चुनाव, या फिर वाकई ही हम जो है ये बहस कर रहे हैं ये इसका कोई मतलब नहीं है चूंकि कोई वैसी बात नहीं हुई है, या सचमुच कुछ मतलब ऐसी चीजें हुई हैं जिनके ऊपर मतलब नहीं होना चाहिए था, वहां तक नहीं जाना चाहिए था, चाहे वो डीप फेक की वीडियोस हो, डीप फेक हो या झूठ हो या दूसरे मुद्दे हों। कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ बताएंगे इस बारे में? जी, आपका सवाल का जवाब देने से पहले यहाँ पर और भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, तो मैं छोटी छोटी टिप्पणी उन पर भी करना चाहूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने आज कहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देंगे शाहबानो केस की तरह, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट है। शाहबानो का केस सीपीसी के 125 सेक्शन के अंदर किया गया था, सीआरपीसी के अंदर किया गया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है राम मंदिर पे एक इंसिडेंटल फैसला है जिसको आप पॉलिसी से चेंज नहीं कर सकते, जबकि शाहबानो केस एक पॉलिसी डिसीजन था, मेंटेनेंस का केस था, जिसके लिए कानून बनाया गया था, और वो कानून बेहतर के लिए बनाया गया था, वो अलग विषय है। तो मुझे लगता है कि बहुत बचकाना बयान है। इस बचकाने बयान के लिए किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, और कोई भी फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप कानून ऐसे नहीं ला सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यूअर की पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी भी कानून को खारिज कर सकता है, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया कानून था एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट का, वो खारिज किया था, एनजेएसी। मैं आता हूं दूसरे विषय पर, रही चुनाव के मुद्दों पर। चुनाव का मुद्दा, जब रिपोर्ट आई थी एक सीएसडीएस की, तो उसमें ऐसा बोला गया था कि चुनाव के कोर मुद्दे जो जनता चाहती है वो होने चाहिए बेरोजगार, वो होने चाहिए भ्रष्टाचार, वो होने चाहिए करप्शन। बट कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के बाद, जैसा कि हर चुनाव में होता है, ये चुनाव आकर के टिक गया है ध्रुवीकरण पे, और ध्रुवीकरण की राजनीति पे, और गड़े मुर्दे उखाड़ने पे। खेमचंद जी आपके पास आएंगे। देखिए ये बात तो सच है कि झूठ भी फैलाया गया, और मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ बीजेपी की तरफ से फैलाया गया, सामने वाली पार्टियां भी मतलब कोई बहुत ज़्यादा दूध की धुली हुई नहीं है, क्योंकि लगातार सामने वाली पार्टियों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, जो आइन है, दस्तूर है इस मुल्क का, उसको बदल दिया जाएगा। तो अच्छा, इधर जो है वो लगातार, अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी बोला कि मतलब ये वाकई ये इस तरह की बातें क्या होनी चाहिए, क्योंकि लोग भ्रमित होते हैं। क्या कहेंगे इस पर खेमचंद जी? देखिए, लड़ाई के समय मुद्दों पे बात होनी चाहिए, और मुद्दों पे बात करना अधिकार भी है और हमारी ड्यूटी भी है जी। लेकिन दुर्भाग्य से अभी जो विपक्ष है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और वो विकास के मुद्दे पे, काम के आधार पे बात नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने अफवाह फैलाना ही सही समझा है। अफवाह फैलाना, समाज को लड़ाना, आपस में विघटित करना, समाज के बीच में गफलत पैदा करना, ये विपक्ष कर रहा है। चाहे वो रिजर्वेशन के मुद्दे पे हो, चाहे माइनॉरिटी के मुद्दे पे हो, चाहे फिर अभी जिस तरीके से हमारे जो एयरफोर्स के अधिकारियों पे गोलीबारी हुई और आतंकवादियों ने हमला किया, उस विषय में उनके पूर्व मुख्यमंत्री का निंदनीय बयान हो कि ये सरकार ने खुद करवाया है, सरकार वोट बैंक के लिए या फिर चुनाव जीतने के लिए ऐसा करवा रही है। चाहे महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो बयान देते हैं कि जिस तरीके से वहां पे जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, वहां पे जो पुलिस अधिकारी हमारे मारे गए, वो पुलिस अधिकारी आरएसएस के आदमियों के द्वारा मारे गए, आरएसएस के जो सिंपैथाइजर उनकी गोली से मारे गए, ना कि आतंकवादियों की गोली से। ये बड़ी निंदनीय है। वैसे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने, जो बहुत ही क्लोज रहे हैं प्रियंका गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, गांधी परिवार के, वो ये कहते हैं कि क्लोज डोर मीटिंग में इस तरीके से राहुल जी ने बोला, चाहे उनको नॉलेज है या नहीं है, उन्होंने किस तरीके से बोला, क्यों बोला, नहीं बोला, ये चीजें अब इसका स्पष्टीकरण देना ये कांग्रेस का काम है। अगर इस तरीके की बातें बोली हैं तो उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को, और इवन जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सभी को उन्होंने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं धक्का दिया है। वो खुद राम मंदिर नहीं गए, खुद वो उद्घाटन में नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, चलो ठीक है, वो उनका एक इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है, लेकिन मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, जो हजारों साल से वहां पे जो स्ट्रगल चल रही थी, 500 साल के बाद वहां पे रामलला विराजमान हुए हैं और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इस तरीके की लूज टॉक करना या बातें करना, तो ये अशोभनीय है। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया मित्र, आप बड़े भाई हैं, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अशोक जी प्लीज सुन लीजिए, मैं आऊंगा, मैं सबके पास आऊंगा। देखिए, जो एक नियम है, जो रूल है, उसको फॉलो हम सब करें, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अशोक जी प्लीज सुन लीजिए। हम लोग
लगातार 90% अपने काम पे बात कर रहे हैं, लेकिन अफवाहों को काउंटर करना भी जरूरी है, क्योंकि हम इनकी अफवाहों के भेंट नहीं चढ़ा सकते अपने वोटर्स को, अपने समाज को और अपने देश को। तो हम मिक्स मोड में हैं, 10-20% हम लोग इनका जवाब दे रहे हैं और 80% अपने काम पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। अशोक जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं अश्विनी जी के पास आऊंगा। जी अशोक जी। जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ऐसी गलत बातें जो देश के अस्तित्व को खतरा पैदा करती हूँ, देश के भाईचारे को खतरा पैदा करती हूँ, देश के सद्भाव को खतरा पैदा करती हूँ, ऐसी बातें प्रधानमंत्री जी का कहना भी अशोभनीय है और भाजपा के प्रवक्ता का उसको तूल देना अशोभनीय है। ये किसी चैनल के द्वारा प्रसारित होना भी अशोभनीय है और ये बहुत गलत बात है कि बिना सिर पैर के बातें बोलना, बिना सिर पैर के। कोई ना राम मंदिर पर आँच आ रही है, ना कोई समस्या है, ना कोई पार्टी, मतलब भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। अश्विनी मिश्रा जी, चूंकि कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, शायद लाइट चली गई थी, तो मैं वापस आपके पास आऊंगा, आप पूरी बात कीजिए अपनी। जी अश्विनी जी। तो मैं बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के अशोक जी आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास आऊंगा, प्लीज अशोक जी आऊंगा। चुनाव के जो मुद्दे होने चाहिए थे कायदे में, वो कोर मुद्दे जो होते हैं, रोजगार, भ्रष्टाचार, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट, गरीबी, ये सब होने चाहिए। तब कहीं ना कहीं चुनाव इन मुद्दों पर नहीं हो रहा है। रही बात हमारे अभी मित्र जो बोल रहे थे कि गुमराह करने की या मिस इन्फॉर्मेशन की, तो मैं जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन तो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। ये जो प्रमोद कृष्णन का बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाने के बाद दिया ना, अभी कांग्रेस ने तो नहीं दिया। इस पे कांग्रेस क्लैरिफिकेशन क्यों दे? और मैंने उसका एक टेक्निकल पहलू बताया कि ये संभव है भी या नहीं है। मैंने आपको सीआरपीसी का एग्जांपल दिया, मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या संभव है, क्या संभव नहीं है। तो अफवाहों की बात अगर हो रही है, अब भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही है कि कांग्रेस जो है आपका मंगलसूत्र बेच देगी। 60 साल में तो ऐसा नहीं हुआ कि आपका मंगलसूत्र बिका हो। क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है? ये भी कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। धर्म के आधार पर पहला आरक्षण जो दिया था वो भारतीय जनता पार्टी के लाई है, कुमारस्वामी की गवर्नमेंट कर्नाटक में दिया गया था। तो मिस इन्फॉर्मेशन चुनाव के टाइम पर दोनों दल देते हैं। नैतिकता की अपेक्षा उससे की जाती है जो 10 साल सरकार में रहा हो। अगर आप 10 साल सरकार में रहे हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने काम पर वोट मांगेंगे। आपने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, नेशनलिटी की बात की थी। तो आपको कायदे में अपने आंकड़े देने चाहिए कि आपने कितना भ्रष्टाचार कम किया, कितनी महंगाई कम की, और उस पर वोट मांगना चाहिए। पर कहीं ना कहीं राजनीति की दूरी जो है, एक बात तो अश्विनी जी, बात ठीक है आपकी, बिल्कुल ठीक है, मगर एक बात तो मानेंगे, जहां तक भ्रष्टाचार का मामला 2014 की अगर हम बात करें, उस वक्त सीएजी की रिपोर्ट आई। हालांकि जो मतलब जो है ये टेलीकॉम का पूरा मामला था, वो तो बाद में पता चला कि वो सब हवाई बातें थी। मगर कोल ब्लॉक की बात अगर हम करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी 200 से ज्यादा कोल ब्लॉक की जो मतलब यानी अलॉट हो चुकी थी, जो उसको 200 से ज्यादा ऐसे को निरस्त कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने भी। और उस वक्त बहुत सारे मरकजी वजीर, केंद्रीय ऐसे मंत्री थे बहुत सारे जिनके ऊपर इल्जाम थे और जो जेलों के अंदर रह चुके थे, जिनकी वजह से यूपीए की इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई थी। मोटे तौर पर 10 साल में कोई भी मरकजी वजीर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कुछ ऐसा करप्शन का इल्जाम लगाओ। अगर हम हुकूमत की बात करें, देखिए निचली सतह पर और यानी जो मतलब बाबू या जो कुछ चलता है वो तो सबको पता है कि वहां पर कितनी गिरावट आई कितनी नहीं, जो हर रोज जिनको काम पड़ता है, ठीक है साहब, वो तो एक अलग बात है। मगर अगर हम हुकूमत के लेवल की बात करें तो आप बताइए ईमानदारी से कि क्या 2014 की जो सरकार थी और जो 2024 की मोदी हुकूमत है, वहां पर कितने सारे भ्रष्टाचारियों के नाम आ गए थे और यहां पर नहीं है? आप क्या इसको अगर देखें, मतलब क्या इस पर बात नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। इरेगुलरिटीज और करप्शन दो अलग अलग शब्द हैं। इरेगुलरिटीज होती हैं, इरेगुलरिटीज भारतीय जनता पार्टी का भी जो द्वारका वाला एक्सप्रेसवे का केस हुआ था कि 18 करोड़ पर का अलॉट हुआ था और आपने 236 करोड़ खर्च कर दिया, या अभी हमारा G20 समिट हुई तो उसमें भी इरेगुलरिटीज थी। उसको करप्शन, कोई कहे वो करप्शन नहीं मानता, इरेगुलरिटीज होती हैं। जब कोई आप बैठे हैं मिनिस्ट्री में तो आप ऐसे डिसीजन लेते हैं जो प्री प्लान डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इरेगुलरिटीज। आप उस इरेगुलरिटीज को अगर करप्शन बताते हैं तो आपको करप्शन चार्जेस प्रूफ करके उनको जेल में डाल के कन्विक्ट करना होता है। आप बताएं कि आपने इतना बड़ा एक प्रोपोगेंडा बनाया है यूपीए के खिलाफ, यूपीए करप्ट पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए करप्शन की बात कर रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा करप्शन है, जीता जाता उदाहरण है करप्शन का, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई बहस नहीं हो रही। एक पार्लियामेंट में पास किया गया कानून जो करप्शन के लिए किया गया, इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है? आप देखिए उसका मिसयूज जो होता है। एक तो आपने करप्शन का काम किया और उसका आप यूज जो कर रहे हैं, उसमें आप किसी को जेल डाल रहे हैं, किसी को आप अप्रूवर बना रहे हैं, उससे इलेक्टोरल बॉन्ड तरह से आप चंदा ले रहे हैं, तो एक क्रिमिनल केस एजेंसीज का इस्तेमाल करके, एजेंसी से तो आप दबाव बना एजेंसीज का इस्तेमाल करके आप एक सिविल क्राइम भी कर रहे हैं और आप एक क्रिमिनल क्राइम भी कर रहे हैं। जी
मगर एक चीज ये है साहब, इसको लोग जो है मतलब या तो ये कह लीजिए जो अपोजिशन पार्टियां वो सही से समझा नहीं पाई, या आम आदमी इससे मतलब बहुत ज्यादा वो प्रभावित या मुतासिर नजर नहीं आ रहा। ईमानदारी से बताइए आपका क्या आकलन है इस बारे में, मतलब लोगों से बात की होगी क्या वाकई फील्ड में बैठा मतलब यानी आखिरी आदमी जो भी है, चाहे वो गांव ढाणी में रहता हो या कहीं छोटे कस्बे में रहता हो या शहरों में भी, क्या लगता है आपको कि वहां तक ये मैसेज है कि हाँ ये करप्शन हुआ इसके जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए? देश में इतनी भुखमरी है कि आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ खाने की पड़ी रहती है, अपने में ही उलझा हुआ है इस बात। हाँ, तो अगर उसको आप खाना सप्लाई करते रहो, 80 करोड़ लोगों को सप्लाई करते रहो, मोदी जी ने नब्ज पकड़ी हुई है, 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, खाना सप्लाई करते रहो, देश को इतनी गरीबी में ढकेल दो कि जिंदा रहना ही तरक्की लगने लगे। ठीक है, वही हालात है बिल्कुल। पवन पटेल जी देखिए बात, अच्छा ठीक है खेमचंद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि ये गरीबी है, तो ये गरीबी क्यों है? 65 साल तक सत्ता में कौन था? कांग्रेस थी, 3-3, 4-4 जनरेशन वहां पे रही, तो ये गरीबी रह कैसे गई? अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो जो 70 से 80 हजार करोड़ का जो अनाज आप गोडाउन में सड़ा दिया करते थे, शराब कंपनियों को। आ रहा हूँ पवन जी, वो रिएक्शन देना चाह रहे हैं, आ रहा हूँ आपके पास पवन जी। हाँ नहीं तो मैं भी ऐसे करूंगा, फिर बात समझ में नहीं आएगी। सुन लो, हमें बोला भाई 70 से 80 हजार पवन जी आ रहा हूँ, प्लीज पवन जी प्लीज। सड़ जाता था, कांग्रेसी करप्शन कर लिया करते थे, आज वो गरीब की थाली में जा रहा है तो आपको कष्ट हो रहा है। ठीक है पवन जी के पास आएंगे, ठीक है। हाँ पवन जी में चला गया, अजीत पवार पहले बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था, फिर आपके कोटे में चला गया। पवन जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आयुष्मान भारत कार्ड के तहत अच्छी हेल्थ सुविधा दे रहे हैं तो आपको कष्ट हो रहा है। आज 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन जाती हैं, आपको कष्ट हो रहा है। 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर मिल गए तो आपको कष्ट हो रहा है। बात ठीक है खेमचंद जी, वो सवाल तो वही कर रहे हैं ना अश्विनी जी भी, कि 10 साल में जब इतने सारे काम किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो फिर वो क्यों हिंदू मुस्लिम पर आ गए? आ रहा हूं सर, आपके पास ही आ रहा हूं, दोनों पंजों के पास ही आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए, दोनों पंजों के पास ही आ रहा हूं। तो सवाल वही है कि भाई फिर आप जो है वो हिंदू मुस्लिम, ज्यादा बच्चे, घुसपैठिए, पाकिस्तान और फिर राम मंदिर को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन है वो 100%, ये प्राइम मिनिस्टर भी जानते होंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, चूंकि बहुत क्लियर कर दिया अश्विनी जी ने भी कि मतलब ये 100% मिस इन्फॉर्मेशन है, ये तो वैसी बातें नहीं होनी चाहिए। पवन जी मैं आपके पास आता हूं। देखिए पहली बात तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ वो जो है कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे, वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं सवाल करूंगा। पवन जी, इसमें क्या था, ये अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डेवलपमेंट की बात नहीं करती। आप राहुल गांधी के भाषण को सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी के भाषण को सुन लीजिए, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुन लीजिए। कौन कितनी किसकी बात कर रहा है अपने आप समझ में आ जाएगा। मोदी जी राहुल गांधी के अलावा कोई बात ही नहीं करते। अब ये बताइए, हमारे देश के इतने सशक्त, इतने मजबूत, इतने अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सुनो भाइयों, आपके पास 2 भैंस होगी तो कांग्रेस पार्टी 1 भैंस हटा लेगी, 1 भैंस दे देगी किसी को। किस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं आप, सोचने वाली बात है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड, अब ये बोलते हैं भ्रष्टाचार, आप बोलिए उनके पाले में चला गया। हमने ये बोला ही नहीं कि आप आप खाने देने में हमने दिक्कत, हमने ये बोला कि जो मोदी जी की सोच है, जो विज्ञापन में प्रदर्शित होती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। यहाँ मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बोलते हैं, साथ में ले जाने की बात कर रहे हैं, देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बता दो, अपीलमेंट के अलावा आपने कोई 5 पॉइंट ऐसे किए हो जो सबका विकास करते हो, बताइए 5 पॉइंट बता दो। बस आप बहुत सारे पॉइंट कर रहे हैं ना राहुल गांधी के, 5 पॉइंट बता दो जो सबके विकास की बात करते हो, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बता दीजिए पवन जी, बताइए, आपके पास मौका है, बताइए प्लीज। न्याय की बात कर रहे हैं, जो ओबीसी को आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो पहले मोदी जी ओबीसी बन गए थे और बाद में जातिगत जनगणना की बात। सुनिए तो, सुनने का मादा रखिए भाई साहब, 5 बातें सुन लीजिए ना, वो 5 बता रहे हैं, आप प्लीज बोल लीजिएगा। खेमचंद जी आप जवाब दे दीजिएगा, वो 5 बातें बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए प्लीज, एक बार सुन लीजिए। आपने चैलेंज किया, वो बता रहे हैं, बताइए। उनकी बात ही नहीं बंद होगी, क्या बताएं उनको, पहले चुप करिए तब बात करेंगे। पवन जी बताइए ना। खेमचंद जी प्लीज सुन लीजिए ना भाई, आपने ही कहा उनको कि बताइए 5, वो 5 बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता में सुनने की हिम्मत ही नहीं है। बताइए आप, बताइए प्लीज बताइए सच, ये बता दे पीएम केयर फंड का सच, ये बता दे कोविशील्ड वैक्सीन लगा के पूरी दुनिया को मौत के मुंह में ढकेल दिया, मोदी जी का फोटो लगा हुआ था, आज लोग हार्ट अटैक से मरते जा रहे हैं। इनमें बात करने का, ये हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इनको पता पड़ गया पहले चरण में हमारा स्वाहा हो गया, दूसरे चरण में हम नहीं जीत रहे, इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी के न्याय पत्र देखिए ना, उसने क्या बोला है, आप महिला सबको सशक्त बनने की बात कर रहे हैं और 8,500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। ओबीसी की जातिगत गणना पेड़ की होती है, ओबीसी की नहीं होनी चाहिए।
तब वर्ग की जाति करना नहीं होनी चाहिए। अमीर गरीब के बीच में जो आपने खाई पैदा कर दी है, उस खाई को हम नहीं बंद कर रहे। आप जैसा चला रहे हो चलते रहे। मोदी जी ने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार क्या महंगाई खत्म कर दी? जवाब दे इसका। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था, रोजगार दे दिया क्या? जवाब दे इसका। आप वैक्सीन पे पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हो। किसानों की आय दुगनी, 750 किसान 750 नहीं मानेंगे। तीनों आपको काले ये कानून वापस लेने के लिए धरने पर बैठे थे। मोदी जी ने बोला था का चुनाव हाथ से निकल जाएगा, तो तीनों काले कानून वापस ले लिए। 750 किसानों की मौत। अशोक तिवारी जी कुछ उस वक्त कहना चाह रहे थे। अशोक तिवारी जी देखिए, हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो बड़ी पेचीदा है, बहुत अहम है, और बार बार इस बात को कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी जो है वो वाया उत्तर प्रदेश ही आती है। और बात राम मंदिर के ऊपर भी आ गई। अब पहले तो ये लग रहा था कि नहीं, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। राम मंदिर का जो मामला है वो चूंकि राम मंदिर की तामीर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, मगर राम मंदिर को लेकर के भी अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है वो अफसोसनाक है, क्योंकि वो बहुत क्लियर है, वो लग भी रहा है। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो है वो अक्सर उनसे बात होती है, मगर आज का बयान सुनकर के लग रहा है कि मतलब वो बहुत सोच समझ करके उन्होंने इस तरीके से बोला है। वो मिस इन्फॉर्मेशन है 100% और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इन बयानों का, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, आचार्य प्रमोद ने भी बोला है, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर कैसे असर पड़ता है, चूंकि राम मंदिर उत्तर प्रदेश में ही है, क्या कहेंगे? जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा खुर्शीद भाई जी, ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत हर्ष की बात है, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश की जनता अब जाग गई है, अब वो सो नहीं रही है। जनता की आंखें खुल गई हैं, जनता की आंखों के सामने मोदी जी का असली चेहरा सामने आ गया है। और जब असली चेहरा सामने आ गया है, इसको गंभीरता सुनिएगा खुर्शीद भाई, असली चेहरा सामने आने के बाद इनका पहला मिसाइल फेल हो गया। जो मिसाइल दागा था इन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, उस पर किया, वो मिसाइल फेल हो गई इनकी, जनता ने फेल कर दी। तब आज आखिर में इस स्तर पर उतर आए कि जो संभव ही नहीं है, दुनिया में हो ही नहीं सकता है, जिसको एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी समझता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा बयान देने लगे कि जो है राम मंदिर हटा दिया जाएगा, अस्पताल बना दिया जाएगा। ये शीर्ष नेता बोलता है, मोदी जी बोलते हैं। आप प्रमोद कृष्ण की क्या बात करेंगे? प्रमोद कृष्ण तो एक हल्के व्यक्ति हैं, एक निहायत हल्के व्यक्ति हैं, उनकी बात का कोई मतलब ही नहीं है। अभी अश्विनी जी ने बता दिया कि वो हो ही नहीं सकता वो चीज, तो वो उनकी बात को छोड़िए। एक महान नेता, एक प्रधानमंत्री का स्तर इतना गिर जाएगा, इतनी गिरे बातें करेगा वो, ये बोलना शर्म आती है। जो है उसको शर्म आनी चाहिए कि जो है ऐसे हालात, जबकि देश का सद्भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं मैं, जी जी मुझे बोलने दीजिएगा। देश का सद्भाव, देश का आपसी प्रेम, देश का भाईचारा, इस पर अटैक कर रहा है व्यक्ति, और इस पर हम लोग बोलना पड़ेगा हमको कि इस पर अटैक कर रहा है, और इस पर अटैक करने से देश की एकता अखंडता को खतरा हो जाएगा, और ये बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत देश सनातन देश है, सनातन देश कुटुंबों की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, सबको अपने समाहित कर लेता है। हालात ये है, इस समय देश जो है इनकी विदाई करके रहेगा, इनको भगा के रहेगा, इनको देश से जो है सत्ता से बाहर कर देगा। जी खेमचंद जी जवाब दे रहे थे। खेमचंद जी देखिए, वो ये कह रहे हैं, मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए इसको, कि इस तरह की बयानबाजी से वो देश को नुकसान होता है, आपसी सद्भाव बिगड़ता है और टकराव मनमुटाव ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। देखिए, कोई छोटा मोटा नेता नहीं बोला, अगर प्राइम मिनिस्टर इस तरह की जबान का इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान जो है वो अल्टीमेटली देश को ही होगा। क्या जवाब देंगे? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा खेमचंद जी। देखिए, सबसे पहले तो हम जजमेंटल नहीं हो सकते। प्रमोद कृष्ण जी ने कुछ बोला है, वो साधु हैं और लंबे समय तक वो कांग्रेस के नेता रहे, 30 साल तक वो नेता रहे। अगर उन्होंने बोला है तो कुछ उन्होंने कुछ फैक्ट होगा तभी बोला है। अगर इनको गलत लगता है तो उन पर कार्रवाई करें। और दूसरी बात, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, राधिका किरैत जी को जानते हो आप? वो आपकी मीडिया कोऑर्डिनेटर रही है, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है। उन्होंने क्या कहा, जब से वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गई तब से उनको मीडिया में डिबेट के लिए बंद कर दिया गया, और उसी कारण से उनको आइसोलेट किया गया। और जब छत्तीसगढ़ में जाके उनकी बेइज्जती की जाती है, उनका अपमान किया जाता है, उनके साथ अभद्रता की जाती है, कोई उनका साथ नहीं देता। ये कितना गलत है आप बताएं? उससे पहले तो वो डिबेट में जाती थी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनको क्यों बाहर किया गया?
और जब उन्होंने सवाल उठाया तो उनके सवालों का जवाब देने की बजाय, उनका साथ देने की बजाय उनको क्यों छोड़ दिया गया? तो क्यों राम भक्तों से आपको इतनी नफरत है? ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा। पवन जी से जवाब ले लेते हैं। पवन पटेल जी, राधिका खेरा जी तो हमारी प्रवक्ता नहीं है। ठीक है, पवन पटेल जी से जवाब ले लेते हैं। पवन पटेल जी, और अभी पिछले दिनों हमने देखा, मतलब पिछले अगर 1-1.5 महीने में देखें तो कई सारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, नेशनल स्पोक्स पर्सन थे कांग्रेस के, और कई सारे ऐसे लीडर छोड़ करके गए हैं जो राहुल गांधी के बहुत करीबी लोगों में से थे। तो वो जाहिर तौर पर ये भी सवाल उठते हैं कि कहीं लीडरशिप में दिक्कत है या क्या है, वर्किंग कल्चर ठीक नहीं है, वर्किंग स्टाइल ठीक नहीं है पार्टी का या पार्टी के लीडर्स का। क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे पवन जी? नहीं, देखिए, जो ये बड़ी बातें कर रहे थे, ऐसे तो प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने मोदी जी क्यों गए थे, इसका जवाब देंगे। और रही जो दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, ये अपने काम, अगर सत्ता में जनता ने इनको चुना है तो जो बड़ी बड़ी बतौलेबाजी की तो उनको पूरा करने में इनका इंटरेस्ट नहीं रहता। ये झांकेंगे हमारे यहाँ, हमारे से ज्यादा शोध ये करेंगे, अरे हमारे यहाँ क्या चल रहा, किसको डिबेट में भेजते थे, किसको नहीं भेजते थे, जात का विषय है, जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। और जो रही बात की राहुल गांधी जी के जो काफी करीबी लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, वो छोड़ने के पीछे तो क्या लॉजिक की पूरी दुनिया जान रही है, किस टाइप का प्रोपेगेंडा फैला रहे, किस टाइप की दबाव की राजनीति कर रहे, किसी चीज को, किसी के बिजनेस का धमकी दे रहे, किसी के ऊपर केस थोपे जा रहे हैं। अब इंदौर में जो था, हमें नहीं पता क्या, लेकिन एक संभावना तो लगती है ना कि 17 साल पुराने केस में आप 4 दिन पहले कोई नई धारा जोड़ दो, फिर उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी छोड़ जाए, उसके अचानक रात में सोता है और मोदी जी सपने में आते हैं और उसको प्रकट हो जाते हैं कि भैया देश प्रेम की पूरी ठेका मोदी जी ने लिया हुआ है, देश प्रेम का पूरा ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है। अरे भैया, पूजा पाठ हमारा पर्सनल विषय है, हम जितनी चाहे पूजा करें, जितने हम आपसे परमिशन लेके पूजा करेंगे। ये ऐसा एक मॉडल बना रहे हैं कि जैसे हमें धरना प्रदर्शन करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होती है, अब हमें पूजा करना हो तो हम पहले लेटर लिखे, परम आदरणीय मोदी जी, क्या हम पूजा कर सकते हैं, क्या हम राम की मूर्ति रख सकते हैं? इस टाइप का प्रोपेगेंडा फैला रहे। अरे आप सरकार में आप बात करो ना बिजनेस की, आप बात करो डेवलपमेंट की, आप बात करो बेरोजगारी की। 750 किसानों को आपने मार डाला, वहां पे उनको समझ में नहीं आया, तब नहीं भी कहा आपने किसानों के दुगने करने का झूठ बोला। देखो, ऐसे समाधान मत करिए, सत्ता की इतनी भूख अच्छी नहीं रहती। अब जो वादे किए तो उन वादों को पूरा करने की दिशा में कुछ प्रयास करिए आप। ठीक है, अश्विनी मिश्रा जी, देखिए एक बड़ा मसला था और वो था जिसको लगातार राहुल गांधी उठा रहे थे, जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस। और फिर ये माना गया, चूंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आरक्षण को लेकर के आए, और मुस्लिम आरक्षण वो भी खासतौर से, और ये बात उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ कही कि अगर इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बन गई और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो जो SC/ST का जो रिजर्वेशन है, OBC का रिजर्वेशन है, उसे कम करके वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा या उसे खत्म कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन का मसला जो है वो लगातार कांग्रेस भी उठा रही थी। वो ये कह रही थी कि अगर तीसरी बार वापस जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए नरेंद्र मोदी साहब, तो वो ना सिर्फ आइन को बदलेंगे, संविधान को बदलेंगे, बल्कि आरक्षण भी खत्म कर देंगे। मगर वही पॉइंट प्राइम मिनिस्टर ने पकड़ा, बीजेपी के लीडर्स ने पकड़ा। आपको क्या लगता है, वो जो कास्ट सेंसस का एक बड़ा मुद्दा है, उसे कमजोर करने के लिए या उसकी काट के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन को लाया गया था बीच में? फिर से मिस इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन दी प्रमोद कृष्णन जी के बारे में भी। आप, एक कहावत होती है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। जब हमारे पूर्व राज्यपाल जी बोलते हैं, अगर जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल जी कुछ बोलते हैं तो डिसऑन करते हैं, और आचार्य प्रमोद कृष्णम एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो बिल्कुल एब्सर्ड है, उसको आप सर्टिफाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगा, और आप जाकर के कोर्ट में केस करिए। कल को कोई कुछ भी बोलेगा, हर किसी पे कोर्ट में केस करते रहें क्या? देश की नागरिक बहुत प्रबुद्ध हैं और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। रही बात राहुल गांधी के रिजर्वेशन कास्ट सेंसस के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से देंगे या नहीं देंगे, मुझे उनके मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं नहीं दिखता। रही बात उनके मैनिफेस्टो में, अभी हमारे मित्र ने 5 पॉइंट पूछे थे, मैं शायद 25 पॉइंट गिना सकता हूं जो सिर्फ और सिर्फ सबकी बात कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने यह जरूर बोला है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी कि रिजर्वेशन किस वर्ग को सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और मुझे उसमें कोई बात अनुचित नहीं लगती। हो सकता है कि रिजर्वेशन में कुछ ऐसी स्पेसिफिक कास्ट हो, ऐसी स्पेसिफिक वर्ग हो जिनको ज्यादा लाभ मिल रहा है, जिनकी संख्या कम है। तो संख्या की कंट्री अगर देश में होती है, आप NRC की बात करते हो जिसमें आप रजिस्ट्रार की बात करते हो, अगर आप रिकॉर्ड देश के नागरिकों को रखना चाहते हो तो उनके हाथ उनकी कास्ट रखने में क्या दिक्कत है? आपको कास्ट सेंसस कराइए, आपको सबको पता होना चाहिए कौन सा किस कास्ट का है, सारे डेटा रखने चाहिए, उसके बाद आप पॉलिसी बनाएं, उसके बाद आप चेक करें कि आपको एक्चुअली वो पॉलिसी फॉलो करनी है नहीं करनी। बट डेटा निकालना, कास्ट सेंसस करना, उसको आप एक मिस इन्फॉर्मेशन से जोड़ दें, उसको आप ये जोड़ दें कि वो मुसलमानों को दे देंगे। बेसिकली राहुल गांधी एक बात बोलते रहते हैं कि डरो मत, डरो मत, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो डर की जो पॉलिटिक्स है
वो घुमा फिरा के वहीं पर राजनीति को ले जा रही है कि डर की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है, हिंदू खतरे में आ जाएगा। आप ये सोचिए, हिंदुस्तान की एक जो आत्मीयता है, हिंदुओं की जो आत्मीयता है, हिंदुओं की जो क्वालिटी होती है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, राइट। हम सबके सुख की बात करते हैं, सबके सम्मान की बात करते हैं, और आप हमें इससे कैसे डरा रहे हैं? जो देश सनातन 5000 साल से खतरे में नहीं आया, वो महज कुछ लोगों के प्रोपेगेंडा कांड खतरे में आ सकता है क्या? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, मिस इन्फॉर्मेशन है, जस्ट टू पोलराइज द इलेक्शन। अभी हमारे ब्रदर अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अपीजमेंट का मुद्दा नहीं है, पोलराइजेशन का मुद्दा है, क्योंकि पहले 2 चरण के चुनाव शायद इनको प्रतिकूल ना लगे हुए, हालांकि मेरे पास उसका आकलन नहीं है। हो सकता है जिनका इनका जो प्रोजेक्शन था वो प्रोजेक्शन मैच ना हो रहा हो, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं पोलराइजेशन एक ऐसा विषय रहा है जिससे इनको फायदा मिलता है। तो घूम फिर के बात पोलराइजेशन पे होती है। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा एक छोटे सा 1-2 लाइन के साथ। हमारे एक मित्र ने मुझे फॉरवर्ड की थी कि न मस्जिद की बात हो, न शिवालों की बात हो, न मस्जिद की बात हो, न शिवालों की बात हो, देश में भुखमरी और बेरोजगारी है तो सिर्फ और सिर्फ निवालों की बात हो, लेकिन यहाँ पर निवालों की बात नहीं होगी। जी बिल्कुल। और निवाले तो लेकिन कह रहे हैं कि भाई 80 करोड़ परिवारों तक जो है निवाला पहुंच रहा है, तो फिर निवालों की बात तो मतलब जो है उसको कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं हो रही है। और अशोक तिवारी जी, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है वो बात होना बहुत ज़रूरी है। और बात ये भी है कि बार बार मतलब देखिए, चूंकि एक तरफ तो 2047 का नारा दिया गया है, हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब तो 2020 का नारा दिया था उन्होंने, मतलब एक तरीके से सेट किया था कि 2020 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। मगर चलिए थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, 2047 तक इंतजार कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हम 2024 में बैठ करके भी वही मतलब हिंदू मुस्लिम, वही पाकिस्तान, वही ज़्यादा बच्चे, वही घुसपैठिए, ये सब बातें करते हैं। असल मुद्दे जब गौण हो जाते हैं और मतलब वही पॉलिटिक्स पोलराइजेशन की, मतलब जो 2014 में था या जो उससे पहले था। देखिए अगर बात मुसलमानों की करें तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की पॉलिटिक्स जो है पहले मुसलमानों को डराया जाता था बीजेपी और आरएसएस के नाम पर, अब मुसलमानों से डराया जा रहा है। मतलब 112 करोड़ लोगों को, 112 करोड़ इसलिए कि 140 करोड़ हैं, तो अगर 80% है तो जाहिर तौर पर 112 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, तो 20 करोड़ से 112 करोड़ को कैसे मतलब जो है वो डराया जा सकता है। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो है वो इस मुल्क में कब तक चलेगी, क्या लगता है अशोक जी? जी मुझे लगता है कि ये दौर बहुत अधिक दिन चल नहीं पाएगा। कारण क्या है कि 10 साल में ही जनता थक गई है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और 2024 का चुनाव जब हो जाएगा 4 जून को, ये सभी लोग देख लेंगे। मोदी जी बहुत बुद्धिमान नेता है, कम बुद्धिमान नहीं है। भाजपा के लोग भी बहुत बुद्धिमान हैं, और उनको दिखाई दे गया है कि हमारे चोचले जनता पास नहीं कर रही है। अब वो लड़खड़ाती हुई जबान पे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि जनता के गले के नीचे उतर नहीं रही है। सच्चाई बता रहा हूं मैं जी। अब ये किसी के गले के नीचे नहीं उतरा कि राम मंदिर जो है तोड़ करके कोई बना देगा अस्पताल। ये ऐसी हल्की और शायद ये बात भी शायद किसी के गले नहीं उतरेगी कि वो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि देखिए अगर इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बन गई तो और आपके पास जो है वो 4 कमरों का मकान है तो 2 कमरे वो ले लेंगे और वो किसी को दे देंगे। तो मतलब ये बातें ये भी हल्की बात है, हल्की बात है। ऐसी अतिशयोक्ति बोलेंगे, जब अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करने लगे हैं तो अब जनता को इन पर विश्वास जो हो गया था गलती से, वो विश्वास टूट रहा है। इनके परंपरागत वोटर भी जो है समझ रहे हैं कि ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए इनके परंपरागत वोटरों ने वोट देना बंद कर दिया है, जिससे वोट का प्रतिशत गिर रहा है। सच्चाई ये इनकी परेशानी का कारण है। ये चाहते हैं कि जोश में ले आओ, हिंदू मुस्लिम करोगे जोश में आ जाएंगे लोग, लेकिन अब लोग भाईचारा चाहते हैं। लोग थक गए हैं इस देश के लोग, जितना हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई सब लोग एक होकर के इस देश की पोटेंशियल पावर को, इस क्षमता को, आर्थिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। देश तब मजबूत होगा जब हम सब एक होंगे। हम सब एक होंगे तभी देश मजबूत होगा। इस तरह से बांटने से देश मजबूत नहीं होगा। आज दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसको हमने चुना था, वो स्वयं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। विश्व हम पर हंस रहा है, इस समय विश्व हमारी हंसी उड़ा रहा है। इस समय जो विश्व कभी हम पे खुश था, मोदी जी जाते थे जब बाहर दुबई तो शेख लोगों को गले लगते थे। यही मोदी जी दुनिया में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। आज वो इतने निचले स्तर पर बयान देने लगेंगे, ये किसी को विश्वास नहीं था। लेकिन अंतिम समय में आखिरी बार मैं बोल दूं कि इस देश में की जनता बहुत ही पूजनीय है, इस देश की जनता बहुत ही भावुक है, इस देश की जनता इस समय इनके झांसे में नहीं आ रही है। इस देश की जनता, किसान, नौजवान, सब लोग मिल करके
भाजपा की बिराई कर रहे हैं, भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं और भाजपा को हराने जा रहे हैं, भाजपा का औकात दिखाने जा रहे हैं। भाजपा ने जो घपला किया है इलेक्टोरल बॉन्ड में, उसका जवाब देने जा रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, जवाब दे दीजिए। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। वो कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसी जबान का या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो मुल्क की तस्वीर भी खराब होती है, मुल्क की छवि खराब होती है दूसरे मुल्कों में, जहां की ये बात कही जा रही है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की जो छवि है, जो इमेज है, वो विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ रहे हैं या वैसी बन गई है। तो ऐसे में अगर कोई हल्की बात की जाती है तो बातें तो सब पहुंचती हैं, क्योंकि आज तो इधर बोलो उधर जो है वो कोई भी पढ़ लेगा, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ। साहब, चोरी भी करते हो, सिया चोरी भी करते हो, समाज को तोड़ने की बात आप करते हो, मंदिर को तोड़वाने की बातें आप करते हो, जो राम मंदिर जाता है उसको अपनी पार्टी में आइसोलेट करने का काम आप करते हो, और जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बंटवारा करने की बात करते हो और आरोप हम पे लगाते हो। हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। हमारे पूरे संकल्प पत्र में कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम पूरे समाज की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ और माता बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, तो सबको बनाएंगे। हमने ये नहीं कहा कि हिंदुओं को बनाएंगे, मुसलमानों को बनाएंगे। हमने कहा कि 1 करोड़ परिवारों को हम 0 बिल बिजली का है वो करवा के देंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये प्लान बनाया और हम लोगों ने बजट भी किया है कि हम सोलर एनर्जी के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को 0 बिल दिला देंगे। हम लोगों ने जब कहा है कि हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, इंटरनल एक्सेस सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे, रीस्किल अपस्किल को हम लोग कंसंट्रेशन से काम करेंगे। आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, जो IoT है, 5G है, 6G है, या फिर उसमें AI आया है, रोबोटिक आया है, उसमें हम लोग रिसर्च लैब स्टेब्लिश करेंगे ताकि हमारा युवा आने वाली जॉब के लिए तैयार हो। तो वो सबके लिए, हमने ये नहीं कहा कि वो हिंदुओं के लिए है, जैनियों के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं, हम सबके लिए सोच रहे हैं भाई। आप नहीं सोच रहे। हम मुद्रा लोन को एक्सटेंड करने की जब बात करते हैं तो सबके लिए कर रहे हैं, सब एंटरप्रेन्योर बनेंगे। जब हम विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं तो हम सभी के लिए बात करते हैं, लेकिन आपने इस तरीके का एक भी बात नहीं लिखी है। मैंने चैलेंज किया था कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो 5 तो क्या 2 बात नहीं बता पाए, फिर वो वही कह रहे थे हम ये करेंगे। अच्छा, इस बार आप उसके लिए वो खेमचंद जी, खेमचंद जी एक बार सुन लीजिए। अच्छा, आपने चैलेंज किया था उनको, नहीं बताया। अच्छा खेमचंद जी एक बार सुन लीजिए। पवन जी बताइए, 5 बातें बताइए उनको जो आप सबके लिए करेंगे, पूरे देश के लिए की आवाम के लिए करेंगे, डेवलपमेंट के लिए करेंगे। पूछना चाहता हूं मैं खेमचंद जी से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2 ऐसी बातें बताइए जो स्पेसिफिक किसी के लिए हो। मैं 2 नहीं, मैं 5 बता सकता हूँ। आप पहले बता तो दीजिए। नहीं, आपने क्लेम किया ना कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में सारी नहीं है तो बोलिए, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। अच्छा, कांग्रेस ने MSP की बात है नहीं, MSP उसमें क्या है, उसमें 10 जगह माइनॉरिटी लिखा हुआ है। गवर्नमेंट की बात भी लिखा है, बात नहीं चलेगा। मतलब हिंदुओं को बदनाम करना, मेजोरिटी को बदनाम करना। खेमचंद भाई आप बोल रहे हो कांग्रेस अश्विनी जा रहा हूं एक बार पवन जी से जवाब ले लेते। पवन जी जरा 5-6 गिनवा दीजिए, जल्दी से गिनवा दीजिए। देखिए, और बोलेंगे नहीं, आपने जो बोला था बतौलेबाजी की थी, ये है न्याय पत्र, ठीक है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सिग्नेचर हैं। आपने जो लाडली बहना सबको लुभाने का प्रयास किया था, किसानों की आय दुगनी करने का झूठ बोला था, वो सब झूठ नहीं है। इसमें गारंटी वर्ड आपने वहां से सिर्फ कर लिया। गारंटी में आप में अगर हिम्मत होती तो मोदी जी की गारंटी बताते। इसमें लिखा 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा को दिया जाएगा, 1 लाख हर साल हर गरीब महिला को दिया जाएगा नारी न्याय के तहत। कर्ज माफी, MSP को कानूनी गारंटी बनाया जाएगा। जो आप किसानों को 750 किसानों को मार डाला आपने, वो MSP की गारंटी बनाएंगे। मोदी जी ने बोला था किसानों का कर्ज माफ किएंगे, लेकिन अडानी अंबानी का कर दिया। 400 प्रतिदिन जो मजदूरी फिक्स की गई है, गिनती करो के जो सामाजिक न्याय की बात है, जब गिनती होगी उसके बाद कियागा। और ये भी है, ये इसके पूरा 25 जो 9 सब कुछ यहाँ पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप उसी वचन पत्र, इसी जो हमारा न्याय पत्र, इससे आप घबरा गए। ये 5 चीज आपको नहीं दिख रही है। ये 5 चीज क्या है बता दीजिए आप ना। बिल्कुल ठीक है, देखिए बता दिया उन्होंने। हाँ ठीक है खेमचंद जी, देखिए आपने चैलेंज किया था, उन्होंने बता दिया और लिखित में है, लिखित की वैल्यू होती है, लिखित में है और जो ओरिजिनल है वही। अच्छा, इस मैनिफेस्टो को लेकर के, इस घोषणा पत्र को लेकर के बार बार जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो टाइम मांग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, जो आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको बताऊंगा जो आप कह रहे हैं वो गलत है। मगर वो वक्त नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर, उनको टीवी चैनल्स को दे रहे हैं, एक पार्टी के जिम्मेदार को नहीं दे रहे हैं। खेमचंद जी, अरे इनके लिए तो वक्त ही वक्त है, और अब तो पूरा पटल खुला हुआ है। ठीक है, आप प्रचार के लिए जा रहे हैं, बात रखिए अपनी। क्यों नहीं रख पाते? मोदी जी जवाब दे रहे हैं, लगातार जवाब दे रहे हैं।
आप क्यों वेट कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं। इन्होंने कहा 1-1 लाख रुपए देंगे, कहां से बजट आएगा आपने बताया? भाई जैसे आपके पास बजट आ रहा है वैसे इनके पास भी आएगा। सुन लो, आप बड़े भाई हो, आप बीच में आप रोकेंगे तो फिर बराबरी का नहीं होगा। आप ये बताइए, आपने ये कहा कि हम सुन लो, आपकी मैंने पूरी बात सुनी। एमएसपी की गारंटी देंगे, किसी स्टेट में देके दिखा दो ना। हिमाचल में दे दो, छोटा स्टेट है। कर्नाटक के पास तो बहुत पैसा है, आईटी इंडस्ट्री से पैसा आता है, वहां पे देके दिखा दो। तमिलनाडु में करवा दो। चलो 65 साल में आप नहीं कर पाए, आपको सद्बुद्धि नहीं आई, अभी एमएसपी की गारंटी वहां दे दो। ठीक है, अश्विनी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर मैं एक सवाल करूंगा सभी से, उसका जवाब दे दीजिएगा। अश्विनी जी एक मिनट आ रहे हैं, पवन जी आ रहे हैं आपके पास। अश्विनी जी बार बार कांग्रेस पे सवाल करते हैं, सत्ता में खुद बैठे हैं और सवाल कांग्रेस पे करते हैं, यही देश का सबसे बड़ा आयरनी है। आप उन पे सवाल करते हो, गद्दे के दिखा दीजिए। आप भी तो सिलेंडर 400 में देने की बात करते हो, आपकी भी 13 राज्यों में सरकारें हैं, आप भी देके दिखा दीजिए। ठीक है पवन पटेल जी। हाँ पवन जी कह दीजिए जल्दी से, फिर एक सवाल मैं करूंगा प्लीज। मेरा निवेदन इतना है कि जैसे इन्होंने मुझसे पूछा, मैं पूछता हूं जो मोदी जी की गारंटी पे देश क्यों विश्वास करेगा? मोदी जी ने बोला था 100 दिन में काला धन आएंगे, आया क्या? किसानों के दुगनी करने की बात की थी, हुई क्या? महंगाई कम करने की बात की थी, हुई क्या? स्मार्ट सिटी बनी क्या? बुलेट ट्रेन चली क्या? ये जो सिर्फ इनका अचीवमेंट है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दे रहे हैं। वो भी गिनती करने बैठेंगे तो वो भी पता पड़ा 30 करोड़ होंगे, वो भी क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी में भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए ये तो आप मान रहे हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी में उनको कोई हरा नहीं सकता। अब मैं एक सवाल, ठीक है सर, ये सारी बातें हो गई हैं। देखिए अश्विनी मिश्रा जी भी हैं हमारे साथ, अशोक जी भी हैं, पवन जी और खेमचंद जी। अशोक तिवारी जी आपके पास में आऊंगा। देखिए 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, 95 सीटों के लिए डाले जाने थे मगर वो 93 हो गई। एक तो सूरत वाली सीट की सूरत बदल गई, ठीक है साहब। और जम्मू कश्मीर में चूंकि कुछ जो मौसम है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से उसको आगे बढ़ाया गया है। 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उन वोटर्स से, इन सीटों के वोटर्स से क्या कुछ अपील करेंगे मुद्दों को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के? आपके पास जो है वो वक्त है, आप दे दीजिए कम से कम वक्त में जवाब। जी, मैं भारत की देवतुल्य जनता से इतना ही अपील करूंगा, इस देश के ठीक है सम्मान को बचाइए, इस देश की के सद्भाव को बचाइए, आपसी प्रेम को बचाइए और आर्थिक स्थिति को बचाइए। और बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जिताइए, जिससे कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए और भाजपा को उसकी असली स्थिति समझ जाए और ये भाजपा को मालूम हो जाए कि इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, गिरी हुई बातें नहीं कहनी चाहिए, कभी देश के सद्भाव को तोड़ने की बातें नहीं करनी चाहिए। उनको सबक देना जरूरी है भाजपा को। ठीक है अश्विनी जी, क्या अपील रहेगी आपकी वोटर्स से? जाहिर तौर पर इन वोटर्स में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे नए वोटर्स भी होंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, उनसे क्या कुछ अपील करेंगे? राजनीति में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, चाल, चरित्र और चेहरा। मैं वोटर से अपील करूंगा कि जिस कैंडिडेट को भी आप चुने उसकी तीनों प्रॉपर्टीज देखें, चाल, चरित्र और चेहरे पे वोट करें, सिर्फ चेहरे पे वोट ना करें। बहुत बढ़िया। पवन पटेल जी? अश्विनी जी जो बोल रहे हैं, मैं भी चाल चरित्र चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो चुका है। आम जनता को संविधान को, जिस इस प्रदेश और देश की जनता को संविधान पे विश्वास है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तोड़ने वालों को कभी वोट नहीं देंगे, उस संविधान को बचाने वालों को वोट देंगे। और मोदी जी की बतौलेबाजी से आम जनता ऊब चुकी है और इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगी। खेमचंद शर्मा जी क्या कुछ कहेंगे? जाहिर तौर पर कल जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे नए वोटर्स भी होंगे, उनसे भी अपील करनी, तमाम वोटर से क्या कुछ जो है आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी वोटर से अनुरोध करना चाहूंगा, आप वोट जरूर करें और ये सोच के वोट करें कि किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है। कौन ये कहता है करेंगे, कौन कहता है कि हमने किया है और हम करेंगे और बेटर करेंगे। ये सारी चीजें विचार करें। आप 65 साल का भी राज देखें, पीछे 10 साल का जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया वो भी देखें और सोच समझ के वोट करें। वोट जरूर करें और अपने इष्ट मित्रों को भी, अपने परिवार वालों को भी इंकरेज करें कि वोट जरूर करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद जी आपका, पवन पटेल जी आपका, अशोक तिवारी जी और अश्विनी मिश्रा जी, तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम नाजरीन से, जो भी वोटर्स हैं, जहां जहां भी जिन सूबों के अंदर भी कल वोटिंग है, जिन सीटों पर वोटिंग है, वो वोट करने जरूर जाएं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तमाम मुद्दे हो चुके हैं, तमाम बहस हो चुकी है। अब वक्त है फैसले का। कल जिन सूबों में, किन सीटों पर भी वोटिंग होनी है, वहां पर आप वक्त से अपने घरों से जरूर निकलें, वोटिंग करने जरूर जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका फर्ज भी है, आपकी ड्यूटी भी है। आपने प्रोग्राम देखा, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।